व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने अब वो सपना पूरा किया जो हिंदुस्तान के ज़्यादातर युवा देखते हैं। हिंदुस्तान के युवाओं में, हिंदुस्तान की बहुत सारी लड़कियों में ये सपना होता है कि वो प्रशासनिक सेवा में जाएं और देश के लिए काम करें, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद। लेकिन जो कामयाब हो जाते हैं वो किस तरह से इस देश को बनाने में, इस देश को संवारने में अपना योगदान देते हैं, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी प्रशासनिक अधिकारी की, आईएएस, पीसीएस की जो पूरी यात्रा होती है वो इतनी आसान नहीं होती। उसके पीछे कई सारी कहानियाँ होती हैं और वो छोटी छोटी लघु कथाएँ मिलकर एक बड़ी कहानी का रूप लेती हैं। तो आज मैं अपने इस कार्यक्रम में, ये ख़ास कार्यक्रम है, एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, एक ऐसे आईएएस अधिकारी से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी यात्रा को न सिर्फ लोगों के लिए खास बनाया बल्कि यादगार भी बनाया। उनका नाम है जितेंद्र कुमार। 90 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन एवं भाषा विभाग में हैं इस वक्त वो, और कई सारी उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं। अगर कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र करें तो संस्कृति विभाग में काम करते हुए 19 और 21 में उन्होंने महाकुंभ प्रयागराज का आयोजन कराया। करीब 45 दिनों तक ये मेला चला। दुनिया भर के सबसे बड़े और विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें 25,000 से ज़्यादा देश विदेश के कलाकार आए थे। उन कलाकारों को लाना, उनके ज़रिए एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत कराना अपने आप में एक चुनौती था, लेकिन ये शानदार प्रस्तुति हुई। 9 देशों की रामलीला जो कि 5 भाषाओं में की गई, उसका भी आयोजन कराया गया और कुंभ प्रयागराज में भी इसका आयोजन हुआ, अयोध्या में भी हुआ। लखनऊ में पहली बार कबीर महोत्सव का आयोजन किया गया। रिवर फ्रंट के जो बनाया गया है उस पर ये कार्यक्रम किया गया और ये अपने आप में अद्भुत था। जिसने भी इसको देखा सराहा और उसमें भी जितेंद्र कुमार जी का योगदान रहा। तो आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनकी जीवन की यात्रा जानने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में 5 देशों की 4 भाषाओं में रामलीला का आयोजन कराया गया और ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति का पूरी दुनिया में जिक्र होता है, पूरी दुनिया उसको जानना चाहती है और अलग अलग भाषाओं में जब संस्कृति जाती है तो लोग इससे अपने आप को और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है के न्यूज़ पर। और हमारी एक ख़ास जो पेशकश है उसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी यात्रा के ज़रिए देश के युवा, प्रदेश के युवा ये समझ पाएँ कि बकौल आईएएस अधिकारी आपने कैसे अपनी यात्रा ये शुरू की थी, कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई और यूपीएससी में आने का ख्याल आपको कैसे आया। स्वागत है आपका के न्यूज़ में जितेंद्र जी। धन्यवाद। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये ख्याल मुझे 87 में तब आया जब मैं एमएससी के फाइनल ईयर में था और उस समय मेरे एक सीनियर थे जो मुझसे 1 साल सीनियर थे और वो साथ साथ एमएससी कर रहे थे। उनका चयन आईपीएस सर्विस में हुआ जी। तो जब उनका आईपीएस में हुआ तो मुझे भी उससे प्रेरणा मिली और मैंने उनसे बातचीत की कि आपने कैसे तैयारी की। और मुझे लगा जब आपके बीच का कोई व्यक्ति सिलेक्टेड होता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, तो इसी तरह मुझे भी लगा कि जब मेरे दोस्तों में से एक जो मुझसे अभी 1 साल सीनियर है और साथ में एमएससी कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट चांस में उनका आईपीएस में सिलेक्शन हो सकता है तो फिर मेरा भी क्यों नहीं हो सकता है जी। वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर तब मैंने यूपीएससी के सिलेबस को लेकर के एमएससी के साथ साथ जब मैं एमएससी कर रहा था उसी समय मैंने तय कर लिया था क्योंकि मैं बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के यूपीएससी दूंगा। फिर मैंने उसकी तैयारी साथ साथ शुरू कर दी थी और इसका 2 लाभ मुझे मिला। पहला तो ये कि जब मैंने एमएससी का एग्जाम दिया और रिजल्ट आया तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 90+% थे इन दोनों थ्योरी में। अच्छा। और मैंने अपने विश्वविद्यालय में एक रिकॉर्ड कायम किया जो आज भी कायम है, एंड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट। जी जी जी। और फिर उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि मैं यूपीएससी में, उन दिनों 2 मेन सब्जेक्ट होते थे,
अब सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट होता है, अब बदलाव आ गया उसमें। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हुआ कि इन दोनों ही सब्जेक्ट को, जो उस समय लोग कहते थे कि बहुत टफ सब्जेक्ट है और इसमें मार्क्स नहीं आ सकते, मैं ले सकता हूँ। और क्योंकि मुझे जब इसमें यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा मार्क्स मिला है तो आगे भी मिलेगा। एंड वो सही में भी वो जो मेरी ऑब्जेक्टिविटी थी वो सफल हुई। अच्छा। और मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को लेके ही यूपीएससी का एग्जाम 89 में दिया और पहली बार में मेरा आईएएस में चयन हो गया। जी, पहली बार आपने जितेंद्र जी क्रैक किया ये एग्ज़ाम, और बहुत सारे युवाओं का ये सपना होता है। तैयारी में उस वक्त चूँकि अब काफ़ी फ़र्क आ गया है, अब बहुत सारी कोचिंग हैं और अलग अलग तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जब आप 89 में ये परीक्षा दे रहे थे उस वक्त इतनी सारी कोचिंग्स नहीं थी, सिलेबस बहुत सीमित था, पढ़ाई के जो पढ़ने के तरीके या उसमें बहुत फ़र्क था आज के अगर हम तुलना करें। तो तैयारी आपने कैसी की, क्योंकि आप बिहार में जहाँ से आते हैं उस वक्त वहाँ पर बड़ा क्रेज़ था, हालांकि आज भी है लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था। तो कैसे तैयारी की आपने उस वक्त और क्या चुनौतियाँ थीं उस वक्त आपके सामने? मुझे लगता है समय भले बदलाव, और अब फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास रीडिंग मटेरियल बहुत आसानी से उपलब्ध है। अच्छा। गूगल की एक क्लिक पे उनके पास सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाती है। हम लोग के टाइम में एक जानकारी लेनी होती थी तो उसके लिए कई कई लाइब्रेरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत सारा टाइम लगता था। बट ये उस समय के सभी कैंडिडेट के लिए था, जो भी उस समय अपीयर हो रहे थे उनके लिए सिमिलर सिचुएशन थी। और वही आज भी है, जो आज जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, अगर उनके पास गूगल के क्लिक पे सारी जानकारियां हैं तो आज अपीयर होने वाले सारे बच्चों के पास जानकारियां हैं। स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से, कौन सी तकनीक से तैयारी करते हैं, क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम है। कोई टेक्निक आप बताना चाहेंगे? अगर आपने किस टेक्निक से तैयारी की, आप पहली बार में आपने क्रैक किया एग्जाम? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, और वो आज के डेट में भी रिलेवेंट है। और अभी भी मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया है, हर साल मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि एक पहली चीज तो यह है कि ये मान करके चलना चाहिए कि पूरे के पूरे सिलेबस को आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो नॉलेज का टेस्ट कम करता है, स्क्रीन आउट ज्यादा करता है। क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर हैं उनको पता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए सीट लिमिटेड है। अच्छा। तो उनके जो क्वेश्चन सेट करने का ट्रेंड होता है वो स्क्रीन आउट करने का होता है। उसके लिए पिछले कई सालों के क्वेश्चन को स्टडी करना पड़ता है कि हम जो किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से हम कितने नंबर हासिल कर सकते हैं, बेसिकली कितना मेहनत करके हम कितना पा सकते हैं। कुछ बच्चे पूरे सिलेबस को लेकर के इतना अधिक मेहनत करते रहते हैं और इस स्ट्रेटजी पे ध्यान नहीं देते कि जो चैप्टर वो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से उनको कितने नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने ये देखा कि जैसे कोई बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और पर उससे बहुत छोटे प्रश्न आ रहे हैं, 5 नंबर या 10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने ये रिस्क लिया कि मैं इसे छोड़ दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टच करूंगा, पर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं लूंगा मैं। और इस तरह के रिस्क मैंने सिलेबस में मैपिंग करके उसको अपने लिए तय किया कि कितने पोर्शन की मैं मैपिंग कर सकता हूँ। और आज भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि तो जो सिलेबस लेते हैं उसकी जरूर क्वेश्चन पेपर लेकर के मैपिंग करें और उसके हिसाब से तैयारी करें। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा जितेंद्र जी, क्योंकि परिवार की बहुत भूमिका रहती है और आपके परिवार में आपके पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे, तो परिवार का किस तरह का सपोर्ट रहा आपको उस समय? फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। मेरे पिताजी फर्स्ट जनरेशन थे मेरे परिवार में और उसके पहले बिजनेस का माहौल था, बट मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी में थे और उनका पूरा सपोर्ट मेरी पढ़ाई को लेकर के रहा हमेशा से जी। और जहाँ पे भी मैंने पढ़ाई की वो वहाँ मेरे प्रोफेसर से जाके मिलते थे, उनसे पूछा करते थे कि मैं और क्या कर सकता हूँ इनकी पढ़ाई के लिए। तो इस लेवल का सपोर्ट उनके लेवल से हमेशा था। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए लगा, कुछ समय के लिए मैं दिल्ली गया था, वहाँ रह करके ग्रुप स्टडी मैंने की थी। अच्छा। कोचिंग मैंने कोई नहीं की थी। तो निश्चित रूप से मैं इस मनोभावना को लेके गया था कि करना है तो करना है।
एक चीज़ जितेंद्र जी, मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि मुझे आपसे बात करनी है, तो एक चीज़ मुझे पता चली कि आपके भीतर एक डॉक्टर भी छिपा हुआ है और डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए भी आपने काम किया। ये आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। मैं देखता हूँ लोग बड़े परेशान हैं और अब तो नई उम्र के लोगों में भी ये डायबिटीज़ बड़ी पैमाने पे हो रही है और लोग बड़े परेशान हैं। कोई जामुन की गुठलियों से अपना इलाज कर रहा है, कोई करेले का जूस पी रहा है। ये लेकिन आपने इस पे काम किया है, बहुत रिसर्च किया है आपने, और इसे खुद भी आप अपने ऊपर भी आजमाते हैं। तो इस विषय पे, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप इस ओर गए? क्या आपका बैकग्राउंड उस तरह से था या आपने बाद में रिसर्च की? मेरे इस तरफ जाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि मैं खुद डायबिटिक हो गया था। और 2012 से 2018 तक यानी 6 साल मैं डायबिटिक था। इनिशियली तो मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन जब 17-18 में मैं बहुत सीवियर स्टेज में था और मेरा HbA1c, जो लोग डायबिटिक से जिनके फैमिली में कोई है तो वो जानते होंगे, ये HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का एक टेस्ट होता है, वो 8.6 था। तो यानी वो बहुत हायर साइड पे था और मैं ओरल टैबलेट्स जो ले रहा था वो बहुत हायर साइड पे ले रहा था। मेरे डॉक्टर ने कहा कि अब आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ओरल टैबलेट से आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रही। अच्छा। और मेरा वेट भी बहुत अधिक हो गया था। आई हैड गॉन अप टू 98 kg। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स पहले डायबिटीज रहे थे, मेरे मम्मी पापा दोनों थे। और मेरा इनिशियल सब्जेक्ट जो कि बॉटनी जूलॉजी था और मैंने MSc में फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वही पढ़ी थी जो मेडिकल के बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर। जी जी। तो 30 साल 28 साल पहले जो मैंने पढ़ाई की थी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की, उस तरफ मेरा रुझान फिर आया। पहले जब मुझे ये लगा कि मैं खुद अपने से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, तो मैंने ये जानकारी करने की कोशिश की कि क्या एलोपैथिक चिकित्सा या जो सो कॉल्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा है, जो उसमें लोग कहते हैं करेले का जूस पीजिए या और कुछ कीजिए, उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे फिर पता चला कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है और हमारे लाइफस्टाइल में जो बहुत सारे गलत हैबिट्स हमारे खान पान में, हमारे डेली रूटीन में होता है, उसकी वजह से ग्रेजुअली ये डिजीज डेवलप होती है। और लाइफस्टाइल करेक्शन के बाद हम इस डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं और या बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो फिर मैंने इस विषय पे पढ़ना शुरू किया, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स को पढ़ा। फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स भी किया। कनाडा के एक डॉक्टर हैं जेसन फंग, अच्छा। उनसे मैं ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोन डॉक्टर इन द वर्ल्ड फॉर नेफ्रोलॉजी। वो किडनी के सबसे अंतर जाने माने डॉक्टर हैं और उन्होंने ये रिसर्च किया कि जो किडनी की बीमारी होती है उसमें सबसे अधिक लोग डायबिटिक वाले होते हैं। अच्छा। जो पहले डायबिटीज से जूझ रहे होते हैं उनमें से 70% को किडनी की प्रॉब्लम लेटर स्टेज में होती ही होती है। तो ही टुक इट एज ए चैलेंज और उन्होंने फिर डायबिटीज मैनेजमेंट पे, रिवर्सल पे बड़ा काम किया। उसके अलावा और भी कई डॉक्टर्स ने इंटरनेशनली काम किया है। तो उनसे मैंने कोर्स किया, इंटेंसिव डाइटरी मैनेजमेंट, IDM उसको वो बोलते हैं। अच्छा। एंड देन आई लर्न कि कैसे अपने डाइट में और अपने लाइफ स्टाइल में करेक्शन करके मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो जब मैंने इसको विस्तार से सीखा तब मैंने स्वयं इसको अपने ऊपर आजमाया। जून 2018 से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। और दिसंबर 2018, 6 महीने का समय मुझे लगा। तो आप कह सकते हैं कि इस समय में आप प्रशासनिक अधिकारी से आप डॉक्टर भी हो गए हैं। इसीलिए मैंने डॉक्टर जितेंद्र आपसे कहा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार। ये आपका बड़प्पन है, बट मैंने इसे महसूस किया कि जब मैंने अपने ऊपर इस प्रयोग को किया तो मेरा सारे बायोमेडिकल से इंडिकेटर्स में फर्क आया। मेरी दवाइयां ग्रेजुअली कम होती गई और दिसंबर में जाकर के फाइनली मेरी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की दवाई बंद हो गई क्योंकि मेरा HbA1c जो पहले 8.6 था वो घट के 5.6 हो गया। अच्छा। और
मेरा वेट जो पहले 98 केजी था वो घट के 74 केजी। अभी तो आप बड़ा स्वस्थ लग रहे हैं टीवी पे। और नहीं, मैं बिल्कुल एक सवाल और भी है मेरा आपसे, और इसमें दो सवाल हैं। एक तो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ सवाल है कि लाइफस्टाइल में बदलाव को लेकर बड़े कहा जाता है कि आप अगर लाइफस्टाइल बदलते हैं अपनी, तो उससे आपकी सेहत में फ़र्क होता है, आप अपने ज़िंदगी में उसको और बेहतर कर सकते हैं जीवन को। तो लेकिन ये बदलाव लाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने वो ट्रांजिशन पीरियड अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। तो एक तो उस पर सवाल है। दूसरा ये कि तनाव और डिप्रेशन को लेकर भी आजकल बड़ी बात हो रही है। अब आप हैं तो प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन आपने डायबिटीज़ और इस पर बड़ा काम किया, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ा तनाव होता है आज के वक्त में। ऐसा नहीं है कि काम इतना आसान है। तो इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो मेरे लिए एक मोटिवेशनल वर्ड है जी। कि आपके जीवन में जो चैलेंज होता है, हाँ। वही आपके जीवन में चेंज लाता है। जो ओके। जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा चेंज आप अपने आप में लाएंगे। तो मेरे जीवन में भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैंने इसको चैलेंज के तौर पर लिया। फिर मैंने बदलाव किया। आज भी जो लोग चेंज करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं लाइफ में जब ये लगेगा कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग चीज है, तभी वो करेंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर उस लेवल का मोटिवेशन जल्दी आता नहीं। और जो बात आपने तनाव की जी, तो तनाव एक सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में लाइफस्टाइल डिजीज का। और अब तो ये रिसर्च से भी प्रूव हो गया है कि जो आज जितनी भी डिजीजेज हैं, आप एक्सीडेंट के और सर्जरी के या फिर वायरल इन्फेक्शन को अगर आप छोड़ दें, तो जो लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेज हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की है, ओबेसिटी की है, ये सारी की सारी डिजीजेज जो है, ये साइकोसोमेटिक होती है। यानी पहले मन में आता है स्ट्रेस, और उस तनाव की वजह से जो बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं। जी। आप अगर इस पॉइंट को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी जो मास्टर ग्लैंड होती है, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है बॉडी में, जी जी। और उससे हमारा जो बॉडी है वो 80,000 बिलियन सेल्स का बना हुआ है। और आप ये समझिए कि इतने 80,000 बिलियन सेल्स को कैसे बॉडी कंट्रोल करती है। तो इसका पूरा जो कंट्रोल है वो सॉफ्टवेयर यहाँ होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके पीछे एक पीनियल ग्लैंड होती है जी, जो डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू हमारे सारे सेल्स को, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। मुझे बताया गया कि आपने ये आप इस करियर में, तो आखिरी में एक संक्षेप में एक सवाल एक और है मेरा आपसे, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम जी, मैं बहुत टेक्निकल ना बना करके कहूंगा। हाँ। कि 4 बिंदु पे काम करने की जरूरत है। जो लोग अपने लाइफ को ठीक करना चाहते हैं। हाँ। उसमें सबसे पहला है भोजन, दूसरा है बेहतर नींद, 6 से 7 घंटे की कम से कम आपको अच्छी नींद होनी चाहिए। तीसरा है आप अपने लाइफ में कम से कम 40-45 मिनट का एक्सरसाइज का रूटीन अवश्य शामिल करें, वो चाहे जिस तरह से आप कर सकते हैं। फोर्थ है तनाव का मैनेजमेंट। आप उसके लिए योग का प्रशिक्षण लें, मेडिटेशन का प्रशिक्षण लें, बट तनाव को मैनेज करना जीवन में सीखना पड़ेगा। डिप्रेशन मैनेजमेंट जरूरी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत संक्षेप में एक आखिरी सवाल मेरा, बहुत संक्षेप में, कि ये जो करियर रहा है आपका प्रशासनिक सेवा का, आपने जो पूरा अलग अलग जगह पर काम किया, और मैं पढ़ रहा हूँ जो आपका करियर प्रोफाइल, तो उसमें एक चीज़ मुझे नोटिस मैंने की कि आप संस्कृति और इससे बहुत आपका लगाव रहा है, और आपने इस पर बहुत काम किया है। तो इस करियर को आप किस तरह से देख रहे हैं अपने? संस्कृति और पर्यटन का 89 और 2022 की मैं बात करूं, तो IAS जितेंद्र कुमार ने जो ये यात्रा की है, उसको वो किस तरह से देखते हैं? वो बड़ी लंबी यात्रा है, और मैं बहुत लंबे समय तक शिक्षा विभाग में भी रहा हूँ। अच्छा। और एजुकेशन सिस्टम में, खास करके स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। और जब मैंने शिक्षा विभाग को 2009 में संभाला था, तब उत्तर प्रदेश में किसी भी कॉलेज में, किसी भी सेकेंडरी स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं था, सरकारी और एडेड में। मैंने 4,500 स्कूल्स में अपने पीरियड में कंप्यूटर एजुकेशन, न सिर्फ कंप्यूटर लैब बनवाई, उसको चालू भी करवाया, फंक्शनल भी करवाया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी जी,
बिल्कुल। सर, कभी मौका मिलेगा तो एक बार और आपसे बात होगी। अभी समय की कुछ बंदिशें हैं, इस वजह से हमें ये इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुआयामी, आपने डायबिटीज़ के बारे में भी बताया, डिप्रेशन के बारे में भी बताया, और जो आपकी यात्रा रही प्रशासनिक सेवा की वो भी आपने उसकी भी एक ग्लिम्प्स दी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं मेरे, वो ये समझ पा रहे होंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी में कितने डायमेंशंस होते हैं उसकी ज़िंदगी में। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे हमारी दोबारा भेंट हो किसी के मार्फत। ये हमारे साथ जो अभी आप जिनको सुन रहे थे वो थे आईएएस जितेंद्र कुमार। उनकी यात्रा, किस तरह से उन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दिया और किस तरह से वो अब जीवन को और बेहतर करने के लिए, लोगों के जीवन को और अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं, ये आप सुन रहे थे। आप ज़रूर उनसे कुछ सीख सकते हैं, और ज़रूर आप भी, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए, उनके लिए भी बहुत कुछ इस यात्रा में है। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।